आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि अगर आपको मेंटेनेंस से बचना है या फिर मेंटेनेंस आपके केस में ऐसा लगे कि बिल्कुल परफेक्ट और सही लगे, तो इसके लिए आपको नए नियमों को पालन करना पड़ेगा। नए नियमों के अकॉर्डिंग अपने केस में सही तरीके से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अगर आप नए नियमों का पालन करते हैं और सही तरीके से सही पक्ष रखते हैं तो आपके केस में दोनों ऑप्शंस एक काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि हो सकता आपको एक पैसा भी भरण पोषण ना देना पड़े। दूसरा ऑप्शन आपको यह भी मिल सकता है कि आपके केस में मेंटेनेंस तो लग रहा है लेकिन वही लगेगा जो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, जिसमें कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं, यानी कि आपको देना मतलब देना ही पड़ेगा। आप अपील में जाएंगे तो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। और आपको एक बात पहले से पता होगी कि मेरे केस में जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ और जितना हुआ है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही और परफेक्ट है। तो चलिए आज की स्टडीज के इस लेक्चर में 2026 में आपको बही खाता बनाकर कैसे कोर्ट में प्रस्तुत करना है ताकि आपके केस में बिल्कुल सही और स्पष्ट आदेश हो सके भरण पोषण का। जय जिनेंद्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दो ऑप्शंस, पहला ऑप्शन बिल्कुल ना देना पड़े, दूसरा ऑप्शन मिनिमम लगे या परफेक्ट लगे। तो पहला ऑप्शन जिसमें हमें नहीं देना पड़े तो इसके लिए सबसे पहला नियम यह है कि हम सबसे पहले इंटरिम से बचें। इंटरिम से बचने के लिए सबसे पहले पति को क्या क्या बातें रखनी होती हैं ध्यान में। नंबर 1, अगर पत्नी की कोई इनकम है उसका सबूत कोर्ट में प्रस्तुत करें। अगर पत्नी अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है या लिविंग में रह रही है उसका सबूत कोर्ट में प्रस्तुत करें। नंबर 3, पति और उसके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता करती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें अपमानित करती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी, उन्हें डराती थी, उन्हें धमकाती थी, इसका सबूत आपको तत्काल प्रभाव से कोर्ट में पेश करना है। चौथा, आप इंटरिम से ऐसे भी बच सकते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से अपनी तरफ से आप कोर्ट में उपस्थित हो गए, अपनी तरफ से भाई 3 चीजें तो मैंने बता दी, ये है तो आपको साथ में रखना है। चौथा, आप कोर्ट में उपस्थित हो गए, उपस्थित होकर तत्काल जवाब दे दें। कोर्ट मांगे या ना मांगे, भला ही आपका मामला मीडिएशन में हो, अपना जवाब दे दें। जवाब के साथ साथ अपना बैंक स्टेटमेंट और साथ में खर्चे का एक एक पैसे का हिसाब, यही है बही खाता। एक एक पैसे का हिसाब। अब बही खाता बनाना कैसे है आगे बताता हूं आपको कैसे बनेगा। तो एक एक पैसे का हिसाब, उसमें आपको ये सारी चीजें कोर्ट को लिखित में देना है। अब कोर्ट इसमें अगर वाइफ कहेगी कोर्ट से कि हुजूर मुझे इंटरिम दे दिया जाए, तो आपकी तरफ से एक तर्क रहेगा, हुजूर मैंने जवाब दे दिया, एफिडेविट दे दिया, अपनी इनकम पर एक्सपेंसेस लायबिलिटी एसेट्स दे दिया, साथ ही अगर मेरे पास में पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत थे वही प्रस्तुत कर दिया। तो अब इस केस में इंटरिम की आवश्यकता नहीं। पत्नी से कहिए कि वो आवे, अपनी गवाही देवे, अपनी गवाही लेके आवे और हम अपनी तरफ से एक ही तारीख पे सभी गवाह प्रस्तुत कर देंगे, गवाही दे देंगे और केस को आप क्लोज कर दीजिए। 4 महीने में केस क्लोज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे, उतना समय तो इंटरिम में लग जाएगा सुनवाई में। इससे अच्छा यह है कि आप यहीं पर इंटरिम को रिजेक्ट करें और फाइनल आदेश कर दें, क्योंकि मैंने सारी चीजें कोर्ट के समक्ष रख दी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पत्नी के इंटरिम को रिजेक्ट कर देगी और फाइनल पे आ जाएगी और आपकी फाइनल पे सुनवाई हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आप यहाँ पर इंटरिम से बच सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ कि बिल्कुल सही लगे, परफेक्ट लगे तो बही खाता कैसे प्रस्तुत करें। बही खाता से संबंध यह है कि पहले के जमाने में आपने सुना होगा कि मुनीम लोग और जो व्यापारी लोग थे वो बही खाता रखते थे, आज भी बही खाता रखते हैं। लेकिन पहले आपने देखा होगा कि वो अगर घर में 100 ग्राम चावल निकाल के ले आते थे खाने के लिए, तो उसमें लिखते थे कि 100 ग्राम चावल गया, आज हमारे यहाँ एक 5 रुपए का तेल निकाले, इसमें से आज 2 रुपए हमने इसको दान किया, 1 पैसा गिर गया, गुम गया, सब चीजें उसके वही खाते में लिखी होती थी। तो लोग उन्हें कहते थे अरे ये तो बहुत कंजूस है, खपट है, बारीक आदमी है। ये कंजूस खपट बारीक नहीं है, ये हिसाब रख रहा है, नियम यही कहता है और आपको यही नियम अपने केस में इस्तेमाल करना है। अगर आप 1 पैसा खर्च कर रहे हैं, लिखिए किस चीज का आपने पैसा खर्च किया। हो सके तो अपने बैंक खाते से ही ट्रांजेक्शन करिए ताकि दिखे कि वास्तविकता में आप खर्च कर रहे हैं। अगर आप बाल कटाने जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट दीजिए। आप साबुन खरीदते हैं, किराना खरीदते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करिए। आप दूध का बिल देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। आप सब्जी खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। बिजली का बिल ऑनलाइन पेमेंट करिए। गैस का बिल ऑनलाइन पेमेंट करिए। पेट्रोल भरवाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। इंश्योरेंस भरवाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। पीयूसी भरते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। दान करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। इसके अलावा डोनेशन देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। आपके घर में नौकर आता है, ऑनलाइन पेमेंट करिए। आपके घर में
आपके घर में कोई अन्य व्यक्ति जिसको किसी भी आप सर्विस लेते हो उसकी वो आता है, आप उसे ऑनलाइन पेमेंट करिए। आपके घर में कोई बीमार है, मेडिकल से दवाई लाते हो, डॉक्टर को फीस देते हो, ऑनलाइन पेमेंट करिए। यानी कोशिश करिए कि सारे ट्रांजेक्शन आपको ऑनलाइन दिखें। इसके अलावा आपके एडवोकेट की फीस, कोशिश करिए एडवोकेट को ही ऑनलाइन पेमेंट करिए। और आप टिकट बुक करवाते हैं क्योंकि आपको जाना पड़ेगा पत्नी के मायके, जहां उसने केस किया, तो आने की जाने की टिकट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। वहां आप होटल में रुकेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करिए। खाना खाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करिए। 99% प्रयास करिए कि आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और ये सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अब आज आपने कितने किए? 10 ट्रांजेक्शन हो गए। शाम के आओ, लिखो एक कागज में, आज मैंने इस पे इतना पैसा खर्च किया, इतना इतना कैसे किया, इतना पैसा खर्च हुआ। और ये सारा सीट निकालो, प्रिंट निकालो इसका, और अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ में टोटल करके लगाओगे, हुजूर 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मैंने इतने पैसे इन चीजों पर खर्च किए जिन्हें रोका नहीं जा सकता। देना ही पड़ा। किसी की शादी में गया, वहां पर मैंने लिफाफा दिया। किसी के यहाँ गया, कपड़े खरीदे, मैंने ये किया। मैंने शादी में कोई फंक्शन में गया, वहां ये खर्च किया। मैंने ऑटो वाले को पैसे दिया, उसमें ये खर्च किया। सारे चीज 99% कोशिश करिए कि सारा चीज उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। और ये सारी चीजें, और एक तरफ आपकी इनकम, क्योंकि जब आप अपनी इनकम पूरी ईमानदारी से दिखाते हो तो खर्चे भी तो पूरी ईमानदारी से दिखाओ। तो दोनों चीजें जब एक साथ दिखेंगी तो अब क्या होगा कि यहां पर आकर भैया आपकी सैलरी 25,000 रुपए सैलरी डल रही है और यहां पर आपके खर्चे 24,000 रुपए हो गए। अब आपके पास 1,000 ही बचा। तो सारी चीजें क्लियर दिखना चाहिए। अब जब आपके पास में सबसे कम पैसा बचेगा तो कानून ये कहता है और कोर्ट ये कहती है कि ग्रॉस इनकम में से एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो नेट इनकम बचेगी उसमें से एक भाग पत्नी को दिया जाएगा। अब आपने इतने खर्चे कर दिए, आपके इतने खर्चे हैं कि उनको रोका नहीं जा सकता है, और उन खर्चों को देखते हुए कि आपके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो अब कोर्ट के पास में दुविधा ये होगी कि मैं कौन से खर्चे के लिए इसको मना करूं कि भैया ये खर्चा आप मत करो, इसको छोड़ो आप। तो कोर्ट आपसे कहेगी कि भाई साहब अब आप अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा थोड़ा सब में कम करो, पत्नी के लिए थोड़ा सा पैसा दो। अब आप ऐसा करो कि अब मिनिमम 2,000 2,500 रुपए दो कम से कम उसको। तो आपके 25,000 रुपए इनकम होने पर भी अगर आप पत्नी की इनकम साबित नहीं कर पाए, अडल्ट्री साबित नहीं कर पाए, लिविंग साबित नहीं कर पाए, रीमेरेज साबित नहीं कर पाए, क्रोल्टी साबित नहीं कर पाए, तब भी आपको ऐसी पत्नी के लिए मिनिमम भरण पोषण देना पड़ रहा। 25,000 आप कमा रहे हो, 2,500 रुपए ही आपको देना पड़ रहा है। ऐसा एक केस देखने को मिला था जिसमें हाईकोर्ट में एक दिन सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान ये देखा गया कि पति की सैलरी जो थी 1,15,000 रुपए, और 1,15,000 में से पति के खर्चे काटने के बाद में जो नेट उसके पास बचता था 15 से 20,000 रुपए। पत्नी चाह रही थी उसमें से कि पति के पास में 1,15,000 रुपए आते हैं, उसमें से मुझे कम से कम 50,000 रुपए भरण पोषण मिले। तो जो हाईकोर्ट, तो ट्रायल कोर्ट ने यहां पर 10,000 रुपए महीने का भरण पोषण किया था। मामला पहुंच गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि भाई इसमें से कुछ कर ही नहीं सकते, तुम बड़े होशियार आदमी हो। यही शब्द थे हाईकोर्ट के कि तुम बड़े होशियार आदमी हो, तुमने अपने खर्चों को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम कौन सा खर्चा इसमें से हटवाएं। तो भाई जो तुम्हारे 15-20,000 रुपए बच रहे हैं उसमें से तुमको 10,000 तो देना पड़ेगा। अब 1,15,000 कमाने वाला व्यक्ति से मात्र 10,000 रुपए, और उसके लिए भी पत्नी को हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 15-20,000 ही पति के पास नहीं बचते तो भी कितना कोर्ट करती? 5-7,000 रुपए, है ना। 10,000 से ऊपर पति की चालाकी कहें या पति की समझदारी कहें कि उसने एक एक पैसे का हिसाब रखा, अपना बही खाता दुरुस्त रखा, जिसकी वजह से इस केस में पति को सबसे कम भरण पोषण देना पड़ा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि बेईमानी मत करो, ईमानदारी से अपनी इनकम, अपने खर्चे, अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज दिखाओ। बस ईमानदारी से दिखाओ और समय के पहले दिखाओ। तो उम्मीद है कि आपके केस में बिल्कुल सही और परफेक्ट आदेश होगा। आप भगते हो कोर्ट से, कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हो, अपनी इनकम छुपाने का प्रयास करते हो। अरे भाई साहब आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, इनकम के साथ साथ तो आपने खर्चे छुपा लिए। अरे ये कैसी मोटी किताब बना के दो ना खर्चे की, एक तरफ पूरे इनकम लिख के दो, एक तरफ पूरे खर्चे लिख के दो, कोर्ट देख ले उसमें से, और अपने बैंक का सारा बैंक स्टेटमेंट लगा दो, पूरा ट्रांजेक्शन दिख रहा है, देख लो हुजूर।
अब मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है, सुबह मुझे 10 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, रात को 10 बजे आता हूं, तो खाना बनाने वाला, पोंछा मारने वाला कोई नहीं है, बर्तन मांजने वाला कोई नहीं है, तो एक मैंने बर्तन वाली रखी है और एक झाड़ू पोंछा बर्तन वाली रखी है, जिसको मैं 10,000 रुपए देता हूं। तो क्या कोर्ट ये कहेगी कि नहीं भैया आप होटल में जाके खाओ? हाँ साहब होटल में खा लेंगे, जब कभी टाइम ही नहीं है। 10 बजे ऑफिस से आता हूं और 10 बजे जाना है, कब खाना बनाऊं मैं, कब झाड़ू पोंछा करूं? तो ठीक है साहब मैं होटल में खा लूंगा, अभी उसको 10 दे रहा हूं, होटल में 20 देना पड़ेगा, लेकिन दूंगा मैं अपने बैंक से, ताकि दिखे कि हाँ मेरा खर्चा हुआ है। तो इस खर्चे को कोर्ट चाहे के भी न्याय नहीं कर पाएगी। तो ऐसे खर्चे, ऑथेंटिक खर्चे ईमानदारी के साथ सभी दिखाओ अपने केस में, ताकि आपके केस में कोर्ट सभी चीजों को देखने के बाद फिर आदेश करे। यही है आपका 2026 का बही खाता। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था रजनीश वर्सेस नेहा, उसमें यही बातें कही गई हैं कि पति और पत्नी को अपनी आय और अपने खर्चे और लायबिलिटी एसेट दिखाना है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। ईमानदारी से दिखाओ और सही तरीके से दिखाओ और एक एक पैसे का हिसाब दो, क्योंकि यहां पर हिसाब की बात हो रही है। तो आप हिसाब से चलिए। बिल्कुल मैंने लॉजिक के साथ बात कही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा तरीका अपनाते हैं फिर भी आपके केस में गलत आदेश होता है, तो हमें आदेश भी भेजिए और बताइए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और आपने कौन सा, उसमें किस तरीके से बही खाता लिख के कोर्ट में प्रस्तुत किया था और कब किया था। पूरा डिटेल भेजिएगा, हम एनालिसिस करके बता देंगे कहां क्या गड़बड़ हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।